मैं दीपक उपाध्याय आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास का टॉपिक है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन की हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसकी रूट्स मिलते हैं 14वीं सेंचुरी में, जब यूरोप में 14वीं सेंचुरी में प्लेग और 19वीं सेंचुरी में कॉलरा का एपिडेमिक हुआ। ये एपिडेमिक इस वजह से हुए थे क्योंकि ट्रेड थ्रू शिप्स बहुत ज़्यादा यूरोप में बढ़ गया था टू अदर सर्टेन कंट्रीज़। इन प्लेग एंड कॉलरा के एपिडेमिक को रोकने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने कुछ मेजर्स किए जिन्हें उन्होंने बोला क्वारंटाइन। ये क्वारंटाइन क्या था? इस क्वारंटाइन में 40 दिन के लिए सभी किस्म के शिप्स और अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस को रोक दिया जाता था। पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। अलग अलग कंट्री अलग अलग डिफरेंट टाइम के लिए क्वारंटाइन करती थी, लेकिन ये देखा गया कि क्वारंटाइन करने से डिज़ीज़ को फैलने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है। इसलिए 1851 में सारी यूरोपियन कंट्री ने मिलके एक कॉन्फ्रेंस की इन द पेरिस, एंड दिस वाज फर्स्ट इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम था कि एक कॉमन क्वारंटाइन रेगुलेशंस को इस्टेब्लिश करना और एक लीगल टर्म्स इस्टेब्लिश करना इन केस ऑफ एनी एपिडेमिक। बट दिस कॉन्फ्रेंस वाज अ फेलियर। कोई भी कंट्री इसके प्रोविजंस पे राजी नहीं हुई। देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देयर वाज अ राइज ऑफ लीग ऑफ नेशंस। दीज वर द नेशंस, यूरोपियन कंट्री, इन लोगों ने मिलकर के लीग ऑफ नेशंस बनाया, एंड दे ऑल्सो जॉइन हैंड इन केस ऑफ health also. But this League of Nations was again a failure, and then in 7th April 1946 there was a formation of WHO, which is also existing till today. WHO ने they establish international health regulations. ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस क्या हैं? बेसिकली ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे साइन करने वाली सभी कंट्रीज़, जो कि एट प्रेजेंटली 194 हैं, दे आर बाउंड टू फॉलो दीज रेगुलेशंस। एंड इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का क्या फ़ायदा है, क्यों ये बनाए गए हैं? इनका ये फ़ायदा है कि ये हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ across the borders, and they outline the requirement to quickly detect and respond the disease in case of any outbreak. फर्स्ट हेल्थ रेगुलेशन 1969 में फॉर्म किए गए थे। इसके बाद इसके कुछ अमेंडमेंट आते रहे एंड एक न्यू वर्जन 2005 में इस्टेब्लिश किया गया। कई सारे डिफरेंसेस थे इसमें। 1969 के हेल्थ रेगुलेशन कुछ सर्टेन डिजीज़ेस के ऊपर बेस्ड था, जबकि 2005 का हेल्थ रेगुलेशन जो है वो किसी भी किस्म की पब्लिक हेल्थ या न्यू डिजीज़ के को डिटेक्ट करने के लिए पॉसिबल था। इसी तरीके से कुछ 2069 में कुछ टेलर्ड रिस्पॉन्स थे, प्रीसेट रिस्पॉन्स थे कि यही रिस्पॉन्स करने, इसके अलावा कंट्रीज़ को, मेंबर कंट्री कोई और रिस्पॉन्स नहीं करेंगी। बट 2005 में दे मेड अ टेलर्ड रिस्पॉन्स, यानी कि जैसे जैसे एविडेंस मिलते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कंट्री करती रहेंगी। तो 1969 में जो मेन फोकस था दैट वाज कंट्रोल ऑफ बॉर्डर, यानी कि किसी भी कंट्री में अगर एपिडेमिक होता है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा या उस कंट्री के बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। बट नाउ द फोकस इज़ कंटेनमेंट एट सोर्स, यानी कि जिस जगह पे हुआ है बॉर्डर्स, उस कंट्री को अलग थलग नहीं किया जाएगा वर्ड से, जबकि इसकी जगह पे जहाँ पर भी उस कंट्री के अंदर सोर्स हुआ है उन्हें अर्ली डिटेक्ट करके सोर्स को उसी जगह पर कंटेन कर दिया जाएगा।
देन रिएक्टिव 1969 में जो प्रोविजंस थे वो किसी डिजीज़ के या एपिडेमिक के होने पर रिएक्शन करने को की बातें करते थे, बट 2005 वाले प्रिवेंशन की बात करते हैं, यानी कि पहले ही तैयारी रखनी है कि अगर कोई डिजीज़ हो, मॉक ड्रिल्स करनी है तो किस तरीके से कंट्री रिस्पॉन्स करेंगी। देयर आर, बिकॉज इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसमें लाइक हर कानून लॉ में होता है, कुछ आर्टिकल्स हैं एंड कुछ एनेक्चर हैं। देयर आर 10 पार्ट्स, 66 आर्टिकल्स and there are 9 annexures. They are different. You can see the details on the screen. They are regarding the definitions, public health and informations, what the country have to do at the point of entry, what public health measure will be taken, क्या क्या health documents करने हैं, क्या charges होंगे, क्या provisions हैं, and like other things जो एक लीगल डॉक्यूमेंट में होते हैं। देन द इम्प्लीमेंटेशन, HR के इम्प्लीमेंटेशन के लिए WHO ने बोला कि 4 चीज़ें की जानी हैं। पहली, नेशनल कैपेसिटी किसी भी डिज़ीज़ को सर्विलेंस करने के लिए, ताकि कोई भी कंट्री किसी भी डिज़ीज़ के एपिडेमिक होने पे एज़ अर्ली एज उसे डिटेक्ट कर ले और उसे सोर्स को कंटेन कर ले। इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। सेकंड पार्ट कि अगर इसके बाद भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज हो जाती है तो कैसे रिस्पॉन्स करना है और अदर कंट्रीज़ को कैसे बताना है कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न हैज़ अराइज्ड। इसके अलावा क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशंस अलग है, तो इसलिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप को डेवलप करना है कि जिससे कि सभी कंट्री को इसको कंट्रोल करने में, एपिडेमिक को और रिस्पॉन्स करने में फ़ायदा मिले। इसके अलावा देयर आर सर्टेन प्रोविजंस कि भाई हम किस कंट्री के क्या क्या राइट्स हैं, कंट्री के क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, कैसे डिफरेंट प्रोसीजर्स करे जाएंगे और प्रोग्रेशन को कैसे मॉनिटर किया जाएगा, ये सभी इस IHR के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम 1 बाय 1 लेते हैं। फर्स्ट इज़ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल कैपेसिटी। कैसे हमने स्ट्रेंथनिंग करनी है नेशनल कैपेसिटी की टू प्रिवेंट और अर्ली वार्निंग एंड रिस्पॉन्स के लिए। किसी भी कंट्री में या तो पुरानी डिजीज़ेज़ हैं जो ऑलरेडी हमें पता हैं वो हो सकती हैं जो उस कंट्री में ऑलरेडी हैं, या किसी भी कंट्री में कोई नई डिजीज़ डेवलप हो सकती है या इंपोर्ट हो सकती है दूसरी कंट्री से। तो इसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंट मेजर्स हैं। फर्स्ट थिंग इज़ द प्रिवेंशन, यानी कि किसी कंट्री में अगर ऑलरेडी कोई डिजीज़ है या फैलने के चांसेस हैं तो उसको कैसे कम किया जाए कि एपिडेमिक उस कंट्री से फैल के पूरे वर्ल्ड में ना फैल जाए। इसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट वैक्सीनेशंस, जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है, वैक्सीनेशंस इन अलग सैनिटरी कंडीशंस, ये हम पॉइंट ऑफ एंट्री पे या जनरल पॉपुलेशन को करेंगे। इसे हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क को कम से कम किया जाएगा। देन अर्ली वार्निंग सिम्टम्स, यानी कि अगर किसी भी जगह कोई एपिडेमिक, नई डिजीज़ या अननोन डिजीज़ जो उस कंट्री में पहले नहीं होती थी, इम्पोर्टेड डिजीज़ होती है, तो उसका अर्ली डिटेक्शन किया जाएगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन को दूसरी कंट्रीज़ को बताया जाएगा। इसे बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। इसमें इंस्पेक्शन किया जाता है, इंफॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन किया जाता है किसी भी किस्म की नई डिजीज़ के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग हो रही है किसी पर्सन की। देन द रिस्पॉन्स, अगर इन सब प्रिवेंशन एंड अर्ली वार्निंग के बाद भी कोई एपिडेमिक हो जाए तो कंट्री कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज़ के लिए। इसके लिए प्लान्स ऑलरेडी डेवलप करते हैं हर कंट्री के लिए, करना पड़ेगा हर कंट्री को, और इसके लिए नेसेसरी इक्विपमेंट्स जो हैं वो थ्रू IHR प्रोवाइड किए जाएंगे इस कंट्री को। इसे हम बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट।
इन कंट्रीज़ की क्या लाइबिलिटी है, बिकॉज दिस इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो अगर सारी कंट्री को कुछ फ़ायदे हैं, जैसे प्रिवेंशन, अर्ली वार्निंग या रिस्पांस के लिए उसे कई सारे फ़ायदे मिल रहे हैं WHO की बाकी कंट्रीज़ से, तो उसके कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं। उसकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं कि उन्होंने अपने जो पॉइंट ऑफ एंट्री हैं जहाँ पे कंट्री के अंदर आ सकते हैं, ये थ्रू वाटर आएँ या थ्रू एयर आएँ या लैंड रूट से आएँ, उस पर नॉर्मल कंडीशंस में कुछ प्रोविज़न करने हैं और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कुछ प्रोविज़न्स रखने हैं कि डिज़ीज़, ताकि डिज़ीज़ इन पोर्ट के थ्रू ना तो कंट्री के अंदर आए और ना ही कंट्री से बाहर जा पाएँ। इसके अलावा हर कंट्री को एक नेशनल फोकल पॉइंट इस्टेब्लिश करना है जो एपिडेमिक को वेरीफाई करेगा और इन केस ऑफ एनी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज WHO और अदर मेंबर कंट्रीज़ को इन्फॉर्म करेगा और अदर गाइडलाइंस के बारे में बताएगा। इसके अलावा सर्विलेंस सिस्टम और रिपोर्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। अगर किसी भी कंट्री का सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो किसी भी एपिडेमिक को अर्ली डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो दिस इज़ अ कंट्री लायबिलिटी दैट एवरी कंट्री, मेंबर कंट्री हु इज़ benefited or who has signed the IHR, that should strengthen the surveillance system. Then the next is national IHR focal points. ये IHR focal points क्या हैं? ये focal points एक ऑफिस हैं या सेंटर हैं जो कम्युनिकेट करते हैं with the WHO, with the local authorities and the other persons जो कम्युनिकेशन करते हैं हेल्थ का। ये 24/4 बेसिस पे ये सेंटर्स चलते हैं, नेशनल सेंटर्स। ये कोई एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, एक पूरा ऑफिस होता है जो इन सभी चीज़ों को मेंटेन रखता है। इसका काम है कि इन केस ऑफ एनी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ये WHO को इसके बारे में नोटिफाई करेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई एपिडेमिक कहीं पे हुआ है तो इसका वेरिफिकेशन करेंगे। अगर कोई एपिडेमिक है तो इसके बारे में फील्ड इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, इसके बारे में आपको फ्यूचर में और बताया जाएगा डिटेल में। डायग्नोसिस इस एपिडेमिक की करेंगे और टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे टू द स्टेट एंड द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू द हायर सिस्टम। एंड साथ ही साथ स्टेट यूनिट या WHO से कोऑर्डिनेट भी करेंगे। इसके बाद नेशनल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें कुछ मेजर्स अपनाने होते हैं फॉर द शिप्स, फॉर द पीपल्स एंड फॉर द कार्गोज। तो देखते हैं कि ये क्या क्या हैं। फॉर शिप, एरोप्लेन एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोगों को कौन से मेजर करने हैं। ये मेजर्स हैं सैनिटरी ऑपरेशंस। किसी भी कंट्री में अगर किसी पोर्ट ऑफ एंट्री पे कोई शिप, एरोप्लेन आता है तो इसका सैनिटरी मेजर्स ऑपरेशंस करने की कैपेसिटी और लायबिलिटी दोनों ही उस कंट्री की हैं जहाँ पे ये शिप्स एंड अदर थिंग्स आए हैं। ये करने के बाद इन शिप्स को या इन कार्गोज़ को सर्टिफिकेट देते हैं फॉर द फ्री ऑफ चार्ज कि ये इनका सैनिटेशन किया जा चुका है। और इन केस इसमें करते गए हैं कि ये जो सारे शिप्स हैं इन सब का हेल्थ इंस्पेक्शन किया जाता है फॉर द हाइजीन कि हाइजीनिक कंडीशंस कैसी हैं, सैनिटेशन कंडीशंस कैसी हैं, कोई रोडेंट्स वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी या अवेलेबिलिटी कितनी है, सो दैट ना तो कोई डिज़ीज़ इसके थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैले और ना ही इस पे काम करने वाले किसी भी पर्सन को किसी किस्म की बीमारी हो। तो ये सब चीज़ें करनी हैं फॉर द शिप्स। पीपल्स के लिए क्या करना है जो एट पॉइंट ऑफ एंट्री किसी कंट्री के अंदर आते हैं? क्या करना है? फर्स्ट कि एक सर्टिफिकेट देना होता है कि कब अराइवल था और कब डिपार्चर था। इसके अलावा
हेल्थ मेजर जो भी उसको दिए गए हैं या उसके बैगेज के लिए जो भी हेल्थ मेजर लाइक सैनिटेशन किया गया है, पर्सन का वैक्सीनेशन किया गया है, इन सभी का सर्टिफिकेट, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया है, कोई लैब इन्वेस्टिगेशन किसी पर्सन का एट द पॉइंट ऑफ एंट्री की गई है, तो इसका सर्टिफिकेट भी उसे दिया जाएगा। इसके अलावा हर पर्सन से जो भी कंट्री में पॉइंट ऑफ एंट्री पे आता है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जाता है कि अगर वो किसी एंडेमिक कंट्री से आया है, किसी डिजीज़ को इंपोर्ट कर सकता है, तो ऐसे पर्सन की हिस्ट्री ट्रैवल की रिव्यू की जाती है। किसी भी किस्म के सस्पिशन होने पे पर्सन को फॉर सर्टेन टाइम पीरियड ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है, और आज सभी जानते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन, इसे हम बोलते हैं क्वारंटाइन। ये क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। अगर किसी भी किस्म की कोई परेशानी लगती है कि पर्सन ने हिस्ट्री सही से डिस्क्लोज़ नहीं की है या उस पर्सन की वजह से कोई डिज़ीज़ कंट्री के अंदर इंपोर्ट हो सकती है, तो कंट्री कैन रिफ्यूज़ द एंट्री ऑफ दैट अफेक्टेड पर्सन। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन किसी नॉर्मल एरिया से आ रहा हो और ऐसी जगह पे जा रहा हो जहाँ पे ऑलरेडी डिजीज़ है, तो ऐसे अनअफेक्टेड पर्सन की इन द एंडेमिक एरियाज़ में कंट्री को, इन द एंडेमिक एरियाज़ में एंट्री को कंट्री रिफ्यूज़ कर सकती है। इसके अलावा एग्ज़िट होने पर भी स्क्रीनिंग कंट्री कर सकती है, सो दैट कोई भी पर्सन एक जगह से किसी डिज़ीज़ को लेके दूसरी जगह ना जाए। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी फॉर द ill traveler will be given to the all traveler by the country, and the measures for baggage, cargo and containers। इसमें क्या करते हैं, इसमें the country can review the proof of measures taken on the departure or in the transit and routing and implementation inspections। एट द पॉइंट ऑफ एंट्री पे इंस्पेक्शन कर सकती है, रिव्यू जो मेजर्स लिए हैं उन्हें रिव्यू करा जा सकता है। इसके अलावा अगर सेटिस्फैक्ट्री हिस्ट्री नहीं मिलती है या सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं, तो इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए या कंटामिनेशन को, रिजर्वायर्स को, वेक्टर्स को रिमूव करने के लिए किसी भी किस्म का इम्प्लीमेंटेड ट्रीटमेंट कंट्री ले सकती है एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। इसके अलावा अगर कोई हेल्थ स्टाफ या बैगेज ऐसा लगता है कि ये किसी किस्म की बीमारी को कैरी कर सकता है, तो इसका आइसोलेशन, क्वारंटाइन ये सब किया जा सकता है, या इसे डिस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है इफ़ देयर इज़ एनी सस्पिशन। या अगर किसी अफेक्टेड कंट्री से कोई कार्गो दूसरी जगह जा रहा है, कोई बैगेज दूसरी जगह जा रहा है, तो इवन कंट्री रिफ्यूज़ कर सकती है इसके डिपार्चर को या एंट्री को इन द कंट्री। इसके अलावा अदर प्रोविजंस हैं वैक्सीनेशंस। देयर आर मैंडेटरी वैक्सीन, सम मैंडेटरी वैक्सीनेशंस जो सभी ट्रैवलर को इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए करने होते हैं, और सम आर सेलेक्टिव वैक्सीनेशन जो पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंड करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट वैक्सीनेशन होते हैं। तो मैंडेटरी वैक्सीनेशंस आर येलो फीवर, मेनिंगोकोकल डिजीज़ एंड पोलियो। येलो फीवर इज़ अ मैंडेटरी वैक्सीनेशन। इसके अलावा सेलेक्टिव यूजर्स हैं, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट किस्म की वैक्सीनेशन करना ज़रूरी होता है। लाइक इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम येलो फीवर। इंडिया में येलो फीवर नहीं मिलता है, इसलिए इंडिया किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवलर को वैक्सीनेशन की हिस्ट्री उसकी मांगता है, सो दैट वो पर्सन उससे इम्यून हो और येलो फीवर के डिज़ीज़ को इंडिया में इंपोर्ट ना कर सके। इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ अलग अलग तरह की चीज़ों को अलग अलग वैक्सीनेशन मांगती है। इंडिया में आने के लिए टाइफाइड फीवर की वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं है, बट अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूके की, तो वो वैक्सीनेशन मांगती हैं टाइफाइड फीवर का भी, क्योंकि उनके यहाँ टाइफाइड फीवर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लाइक दिस कोरोना, हेपेटाइटिस ए, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रेबीज, टिक बॉर्न इंसेफेलाइटिस, इन सभी के वैक्सीनेशन को कंट्री अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मांग सकती है। देन द सेकंड पार्ट,
how we can establish the prevention alert and response to the public health emergency of international concern। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न क्या है? बेसिकली ये कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिक हेल्थ इवेंट है, ऐसा इवेंट जिसमें या तो इतना हेल्थ रिस्क हो कि कोई डिज़ीज़ जो पैदा वहाँ पे एपिडेमिक हुआ है किसी डिज़ीज़ का, वो दूसरी कंट्रीज़ में भी हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता है तो इतने बड़े स्केल पे उस पर्टिकुलर कंट्री में हुआ है, मेंबर कंट्री में हुआ है कि कंट्री अपने लेवल पे उसको डील नहीं कर सकती। इस तरह की सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिक हेल्थ इवेंट्स को कहा जाता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ international concern। Then there is a flow chart that how the national focal points work। किसी ये कैसे काम करते हैं? कोई भी इवेंट अगर डिटेक्ट होता है बाय नेशनल सर्विलेंस सिस्टम, या तो नेशनल नेशन के कंट्री के अपने सर्विलेंस सिस्टम से डिटेक्ट हो, या मीडिया रिपोर्ट करे, या कोई भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नेशनल है चाहे वो इंटरनेशनल है, अगर किसी भी किस्म की इवेंट को डिटेक्ट करती है, हेल्थ इवेंट को डिटेक्ट करती है, तो ये नेशनल फोकल पॉइंट जो हैं इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट में वो क्या देखते हैं कि कहीं ये कोई अनयूजुअल डिज़ीज़ तो नहीं है। अनयूजुअल डिज़ीज़ वो डिज़ीज़ हैं जो पहले बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में होती थी, लेकिन ड्यू टू सर्टेन मेजर्स अब इनका प्रिविलेंस बहुत ही कम रह गया है, जैसे स्मॉल पॉक्स जो ऑलरेडी इरेडिकेट किया जा चुका है, एनी न्यू सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, कोई नया अगर इन्फ्लुएंजा या जैसे स्वाइन फ्लू है, ये अगर कभी डेवलप होता है और इसका कोई अनयूजुअल इवेंट मिलता है तो ये भी अगेन एक एपिडेमिक की तरफ इशारा करता है। या वाइल्ड पोलियो वायरस जैसा 2014 में कंट्रोल होते होते 2014 में अगेन सेटबैक लगा था, कुछ कंट्रीज़ में दोबारा से पोलियो वायरस आ गया था, तो इसे बोलते हैं अनयूजुअल डिजीज़, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले कंट्रोल की जा चुकी थी। या फिर किसी भी किस्म की सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, ये भी एग्जाम्पल है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम का। अगर कोई सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कहीं पे हो रहा है जिसका कॉज नहीं पता पड़ पा रहा है, तो इन सभी को हम बोलते हैं अनयूजुअल डिजीज़। इसके अलावा ऐसा कोई भी इवेंट जिसके बारे में पता नहीं है, न्यू इवेंट हो सकता है, लेकिन ये पोटेंशियल इंटरनेशनल हेल्थ कंसर्न हो सकता है, नई डिजीज़ है, चाहे किसी भी रूट से फैलती हो, अगर ऐसा कोई इवेंट हुआ है तो उसको भी चेक किया जा सकता है। या फिर पुरानी बीमारियां जिन्होंने वर्ल्ड में ऑलरेडी एपिडेमिक करे हैं, अगर उनके केसेस मिलते हैं तो इनके बारे में भी नेशनल फोकल पॉइंट इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, लाइक कॉलरा, प्लेग, वायरल हेमोरेजिक फीवर जो इबोला की वजह से होता है, येलो फीवर, वेस्ट नाइल फीवर, या अगेन एनी अदर लोकली या रीजनली इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जिनमें कि एपिडेमिक होने के या पेंडेमिक होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इन सभी डिजीज़ को सर्टेन पॉइंट्स के अंदर नेशनल फोकल पॉइंट्स चेक करते हैं। ये देखते हैं कि क्या ये जो भी इवेंट हुआ है ये पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट इसका सीरियस है कि नहीं है, ये कोई बड़ी एपिडेमिक बनने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, ये इवेंट कोई अनयूजुअल तो नहीं है, कोई नई डिजीज़ तो नहीं है जिसके बारे में कि पता ही नहीं है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो, या कोई सिग्निफिकेंट रिस्क तो नहीं है इसके इंटरनेशनल स्प्रेड में। पता सब कुछ है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि येलो फीवर है, पता सब कुछ है, लेकिन इसके स्प्रेड होने की पोटेंशियल तो नहीं है इसमें, या फिर इसके रिस्क तो नहीं है, ट्रैवल और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन तो नहीं करना पड़ेगा इस डिजीज़ एपिडेमिक की वजह से। इन चारों चीज़ों को वो चेक करती है, एंड इसको अगेन पर्टिकुलर पॉइंट को चेक करने के अगेन कई सारे पॉइंट्स हैं। अगर इनमें से किसी भी 2 क्वेश्चन का आंसर यस आता है तो नेशनल फोकल पॉइंट WHO को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करता है। इसके बाद क्या होता है?
ये अगेन ये पिक्चर बता रही है कि नेशनल सर्विलेंस सिस्टम से डिटेक्ट किया, असेस किया एंड रिपोर्ट किया इस नेशनल फोकल पॉइंट ने WHO कॉन्टैक्ट पॉइंट को। ये WHO कॉन्टैक्ट एंड साइमल्टेनियसली ये जो लोकल हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ हैं और लोकल सेक्टर हैं इसके साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। WHO जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये WHO की असेंबली को या डायरेक्टर जनरल को इन्फॉर्म करता है और साथ ही साथ कॉम्पिटेंट एजेंसी जो वर्क कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करता है। और दिस हेल्थ डायरेक्टर जनरल इसको अगेन इमरजेंसी कमेटी और रिव्यू कमेटी इसको रिव्यू करती है और ये बताते हैं कि ये कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, पेंडेमिक या एपिडेमिक है या नहीं है। अगर ये पूरे वर्ल्ड के लिए पोटेंशियल थ्रेट है तो सारी मेंबर कंट्रीज़ को इसके बारे में बताया जाता है। Then the global partnership. One benefit of this international health regulation is the global partnership, क्योंकि सभी 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिकली गुड नहीं हैं। इवन ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा डिजीज़ भी उन्हीं कंट्री में अराइज होती हैं जहाँ पे इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। तो वो कंट्री कैसे रिस्पॉन्स करेंगी, कैसे डिजीज़ को कंट्रोल करेंगी, कैसे कंटेन करेंगी, तो इसके लिए एक पार्टनरशिप की गई है जो डिफरेंट मल्टीनेशनल, मल्टीलैटरल, बायलैटरल एजेंसीज़ हैं। ये फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टू दीज कंट्रीज़ टू टैकल दिस इमरजेंसी कंडीशन। इस तरह की पार्टनरशिप, वन पार्टनरशिप इज़ IHR फॉस्टर ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें UN सिस्टम है, यानी UN अपने मनी एंड पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हेल्प करता है, या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यूरोपियन यूनियन, एशियन साउथ ईस्ट एशियन यूनियन, कॉमनवेल्थ, या डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, अदर थिंग्स, कोलैबोरेशन सेंटर्स। ये सभी NGO फाउंडेशंस, ये सभी एक फॉस्टर ग्लोबल पार्टनरशिप में रहते हैं और ऐसी कंट्री जहाँ पे डिजीज़ हुई है उसको टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर हेल्प करते हैं सो दैट द डिजीज़ वहीं पे कंटेन रहे। इनके नेटवर्क को बोला जाता है ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ही इस नेटवर्क का डिफरेंट मेंबर्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मेंबर्स वर्क कर रहे हैं। 150 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इसके हैं अलग अलग कंट्रीज़ में जो अलग अलग कंट्री कर रहे हैं। इंडिया में भी 4 इंस्टीट्यूशंस इसके हैं। Then what are the rights, obligations, procedure monitoring in case of the member state? member states के क्या राइट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं उसे, क्या ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशंस हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो मेजर ऑब्लिगेशंस क्या हैं कि फर्स्ट उसे एक नेशनल IHR फोकल पॉइंट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसके अलावा एक लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जो इस तरह की कंडीशन होने पे हायर अथॉरिटी WHO से कोऑर्डिनेट करेगा और लोकल लेवल पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प भी करेगा। इसके अलावा जो कोर कैपेसिटीज़ हैं इनको डिटेक्ट करना है कि भाई जैसे सर्विलेंस सिस्टम, रिपोर्टिंग, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम, इन सब को स्ट्रेंथन करना है। अगर कोई इवेंट होता है तो उसको असेस करना है और नोटिफाई भी करना है। दिस इज़ अ मेजर ऑब्लिगेशंस एंड द रिस्पॉन्ड करना है इसके लिए एज द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन शुड डू, यानी एक सर्टेन रिस्पॉन्स करना है। सपोज अ कंट्री वांट कि भाई नहीं हमारे यहाँ कोई एपिडेमिक हुआ है बट हम ट्रेड को नहीं रोक सकते, हम लॉकडाउन नहीं करना चाहते, बट ऐसा नहीं है बिकॉज दे आर सिग्नेटरी इन दिस थिंग। तो उन्हें रिस्पॉन्स में जो भी टेक्निकली अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं दे हैव टू टेक दीज मेजर्स। एंड बेनिफिट्स क्या हैं?
फर्स्ट बेनिफिट है कि आप एक ग्लोबल सिक्योरिटी के पार्ट होते हो, आपको एक सिक्योरिटी मिलती है कि अगर कभी एपिडेमिक हुआ तो यू आर नॉट अलोन। इसके अलावा बेनिफिट है कि WHO का जो अपना फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है, इससे स्ट्रेंथनिंग सर्विलेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का या रिस्पॉन्ड करने का जो सिस्टम है कंट्री का, वो स्ट्रेंथन होता है। और इसके लिए सारी जो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प है वो WHO की अदर पार्टनर कंट्रीज़ उस कंट्री को करती हैं। इसके अलावा जो IHR गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी टेक्निकल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है वो सब भी प्रोवाइड किया जाता है मेंबर कंट्रीज़ को। इसके अलावा सपोर्ट मिलता है ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क, जो कि हमने अभी देखा कि सब लोग कंट्रीज़ का आपस का नेटवर्क है, इसका भी सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर रिस्पांस के लिए, जैसे मैंने बोला कि रिस्पांस करना ही पड़ेगा सर्टेन कंडीशंस के अंदर, किसी सर्टेन प्रोविजंस के लिए डिफरेंस हैं, तो इन डिफरेंशिएट को कैसे सेटल करना है थ्रू द नेगोशिएशंस, मीडिएशंस, काउंसिलेशन, ये सब भी WHO हेल्थ रेगुलेशन में का बेनिफिट है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में क्या सिनेरियो है इन हेल्थ रेगुलेशन, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के रिगार्डिंग, बिकॉज इंडिया इज़ ऑल्सो अ सिग्नेटरी अथॉरिटी, तो वो भी इसका एक लीगल पार्ट है। तो हमने जैसे देखा कि उसे कुछ हर मेंबर कंट्री को कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश करनी होती हैं। फर्स्ट थिंग इज़ नेशनल फोकल पॉइंट, सेंट्रल फोकल पॉइंट हमें इस्टेब्लिश करना होता है। तो इंडिया का नेशनल फोकल पॉइंट जो WHO से कोऑर्डिनेट करता है या इन्वेस्टिगेट करता है किसी इवेंट को, वो है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल दिल्ली में। ये इंडिया का नेशनल फोकल पॉइंट है। ये इंडिया की जो लोकल अथॉरिटी है लाइक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या DGHS हेल्थ, इन सब से कोलैबोरेशन में भी रहता है। गाइडलाइंस, टेक्निकल सपोर्ट इन कंट्रीज़ को प्रोवाइड कराता है, इनसे डिफरेंट इनपुट्स लेता है। इसके अलावा टेक्निकल एंड गाइडलाइन देता है एयरपोर्ट, पोर्ट और ग्राउंड क्रॉसिंग्स के लिए। अदर मिनिस्ट्रीज़ को भी टेक्निकल प्रोवाइड कराता है तथा डिस्ट्रिक्ट UT या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को टेक्निकल और अदर थिंग्स प्रोवाइड कराता है ये सेंटर। तो हमारे यहाँ जो फोकल सेंटर है वो है NCDC दिल्ली में। इसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि देयर शुड बी अ रोबस्ट सर्विलेंस सिस्टम, एक सर्विलेंस सिस्टम होना चाहिए। तो हमारे यहाँ कौन सा सर्विलेंस सिस्टम है? हमारे यहाँ एक सर्विलेंस सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम। ये एक सर्विलेंस प्रोग्राम है जिसके अंदर वीकली रिपोर्ट्स जाती हैं या सर्टेन डिजीज़ की डेली रिपोर्ट्स जाती हैं टू दिस फोकल पॉइंट एंड थ्रू अ सर्टेन स्ट्रक्चर। एक पूरा स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है इसके अंदर कि कैसे कैसे अदर डिफरेंट डिजीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो सके और इसकी जो बारे में अगर कहीं पे होती है तो इसकी खबर जो है वो तुरंत नेशनल फोकल पॉइंट तक पहुंच सके। इसके अलावा देयर शुड बी अ लीगल फ्रेमवर्क कि अगर के कभी कोई डिजीज़ हो जाए, एपिडेमिक हो जाए, तो गवर्नमेंट के पास एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि वो रिस्पांस को प्रोवाइड कर को इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसके लिए भी इंडिया में डिफरेंट लॉज लाए गए हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ एक्ट या इसके अलावा इंडियन पोर्ट एंड हेल्थ रूल्स, इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स, इसके अलावा नेशनल एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1987 में था या डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में है। ये सभी एक्ट, इन एक्ट के अंदर जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट होते हैं तो गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटीज़ को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को इतनी पावर मिल जाती है कि वो इन रिस्पॉन्सेस को लीगली इम्प्लीमेंट करा सकें और जो नॉर्मल टाइम पे जो राइट्स होते हैं पीपल के वो भी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं इफ़ दीज एक्ट आर इन द फोर्स। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो एक लैब है, लैब वो बायो सेफ्टी 2 लेवल की होनी चाहिए, जहाँ पे
डिफरेंट वायरसेस की को रेप्लिकेट किया जा सके, उनके बारे में पता लगाया जा सके। फाइलोजेनेटिक स्टडी यानी कि हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये वायरस कहाँ से आया है, इस तरह की स्टडीज़ हो सकें। तो इस तरह की लैब्स को हम बोलते हैं और इनके डिफरेंट बायो सेफ्टी लेबल्स होते हैं जिन्हें, तो एक एटलीस्ट बायो सेफ्टी लेवल 2 वाली एक लैब ही होनी चाहिए हर कंट्री के अंदर। तो हमारे यहाँ 2 बायो सेफ्टी 2 वाली लैब्स हैं। वन लैब इज़ इन द NCDC दिल्ली एंड द सेकंड लैब इज़ इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। यहाँ पे हम स्टडीज़ कर सकते हैं। बायो सेफ्टी 3 एंड बायो सेफ्टी 4 लेवल की जो लैब्स हैं वो इससे और एडवांस लैब्स हैं। ये WHO के अपने हेडक्वार्टर्स जेनेवा और अटलांटा CDC अटलांटा में इस्टेब्लिश्ड हैं। इसके अलावा इंडिया में कनेक्टिविटी के लिए कि हम कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इंडिया इज़ वेरी बिग एंड डिफरेंट एपिडेमिक्स हो रहे हैं, तो इसके लिए कनेक्टिविटी के लिए विद द हेल्प ऑफ इसरो एक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स एंड BSNL के साथ मिलकर के सारे जितने भी हमारे पास हेल्थ इंफॉर्मेशंस हैं या हेल्थ रेड हॉट जोन्स हैं या फिर कोई भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, इन सभी की जियो टैगिंग की गई है। इन सभी के साथ डिस्टेंस लर्निंग की जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है, ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे और डिजीज़ अगर कहीं पे होती है उस पर्टिकुलर जगह पे अगर उसे रिस्पॉन्स नहीं किया जा सकता है तो आसपास के इलाका से उसको हेल्प मिल सके। इसके अलावा पॉइंट ऑफ एंट्रीज़ हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स हैं, शिप्स आते रहते हैं, तो यहाँ पे इंडिया में 21 एयरपोर्ट्स हैं, 12 पोर्ट्स हैं और लैंड बॉर्डर्स भी हैं। इंडिया के 3 मेजर क्रॉसिंग्स हैं, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ, इसके अलावा बर्मा वगैरह। तो इन पे जो डिफरेंट पैसेंजर्स हैं इनके लिए सर्टेन रेगुलेशंस हैं। एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 25 मिलियन इंटरनेशनल पैसेंजर्स पास करते हैं और इनको थ्रू सर्टेन प्रोसीजर्स गुजरना होता है और ये सारे प्रोविजंस जो हैं इंडिया के अंदर किए गए हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।